प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सोफिस्टों के सिद्धांत और राजनीतिक विचार। लेक्चर नंबर 16 है। ये स्टूडेंट्स नोट करें, सोफिस्टों के सिद्धांत और राजनीतिक विचार। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास को यदि आपको गंभीरता से समझना हो तो इसके लिए प्लेटो और अरस्तु से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है बेटा, उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि प्लेटो और अरस्तु से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों को भी हम अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए बेटा हम बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में प्लेटो और अरस्तु से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम सोफिस्टों की बात कर रहे हैं। सोफिस्टों के बाद में हम सुकरात लेंगे। सुकरात के बाद में हम सिनिक्स और साइरेनेक्स सिनिक्स और साइरेनेक्स विचारधारा की चर्चा करेंगे। ये सब बात यदि हम समझ जाते हैं तो यह प्लेटो से पहले के राजनीतिक विचार हैं। और प्लेटो ने जो अपने राजनीतिक विचार दिए हैं, ये राजनीतिक विचार इन्हीं राजनीतिक विचारों पर आधारित हैं। अर्थात यदि हम सोफिस्टों के सुकरात के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझ जाते हैं तो प्लेटो के राजनीतिक विचारों को समझने में दिक्कत नहीं है। और प्लेटो को अच्छे से समझ जाते हैं तो अरस्तु को समझने में दिक्कत नहीं है। और यदि प्लेटोवाद और अरस्तुवाद मतलब प्लेटो को और अरस्तु को अच्छे से समझ जाते हैं तो संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस बेटा। तो हमने पिछले लेक्चर में तो आपको ये बता दिया था कि भाई सोफिस्ट कौन होते हैं। तो हमने संकेत किया था कि जो सोफिस्ट हैं बेटा, ये यूनान से बाहर के बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कि यूनान के अंतर्गत अशांत वातावरण में आते हैं और वहाँ पर यूनानी लोगों को जो है वाद विवाद और तर्क वितर्क की शिक्षा देते हैं। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सोफिस्ट एक प्रकार से भ्रमणशील शिक्षक थे जो कि यूनान के अंतर्गत आकर के बस जाते हैं और यूनानी लोगों को घूम घूम करके शिक्षा देते हैं और बदले में धन लेते हैं। एक प्रकार से जो सोफिस्ट हैं, ये सोफिस्ट आधुनिक समय में विश्वविद्यालयों में जो विजिटिंग प्रोफेसर होते हैं, एक प्रकार से विजिटिंग प्रोफेसर के समान ही हैं ये सोफिस्ट। क्योंकि ये भ्रमणशील शिक्षक थे और ये शिक्षा देकर के बदले में धन लेते थे। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जो सोफिस्ट थे, ये सोफिस्ट यूनानी लोगों को सैद्धांतिक शिक्षा नहीं देते थे बल्कि व्यवहारिक शिक्षा देते थे। मतलब ये राजनीति के अंतर्गत कैसे सफलता प्राप्त की जाए, ये लोगों को तर्क वितर्क वाद विवाद की शिक्षा देते थे, ये व्यवहारिक शिक्षा देते थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आज हम चर्चा करेंगे सोफिस्टों के प्रमुख सिद्धांत और राजनीतिक विचार। बेटा सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करनी है। एक विद्वान है विल ड्यूरा, ये ड है विल ड्यूरा। ये क्या कहते हैं कि उन्होंने मतलब सोफिस्टों ने उन्होंने यूरोप के लिए व्याकरण और न्याय शास्त्र का आविष्कार किया। क्या बेटा? व्याकरण और न्याय शास्त्र का आविष्कार किया और द्वंद्ववाद का विकास किया। इसी के साथ में भ्रमात्मक नोट करेंगे भ्रमात्मक बातों को समझने और भ्रमात्मक बातों से बचने की कला भी सिखाई। किसने? सोफिस्टों ने। सोफिस्ट यूनान में आए थे, यूनान में बस गए थे, यूनानी लोगों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन ये यूनान से बाहर के लोग थे, ये विदेशी थे और ये विदेशी होने के कारण ही इनको मेटिक्स की संज्ञा दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना। एक दूसरा विद्वान है शेवाइन क्या कह रहे हैं कि जो सोफिस्ट हैं उनका अपना कोई दर्शन नहीं था। उन्होंने, ध्यान दे बेटा, उन्होंने वह शिक्षा दी जिस शिक्षा के बदले में उनको धन मिलता था। तो शिक्षा कौन सी दी इन्होंने यूनानी लोगों को? तारक
वितर्क, वाद विवाद की शिक्षा दी, व्यवहारिक शिक्षा दी। इन्होंने यूनानी लोगों को वो शिक्षा दी जिससे इनको धन मिला। उस समय यूनानी लोगों को इसकी आवश्यकता थी। किसकी? तर्क शक्ति की, वाद विवाद में सफलता की, शक्ति की इनको आवश्यकता थी। अर्थात तर्क शक्ति की जरूरत थी, वाद विवाद में सफलता कैसे प्राप्त हो इसकी इनको आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता की पूर्ति किसके माध्यम से? यूनानी लोगों को सोफिस्टों के माध्यम से। हाँ, उनका अपना कोई दर्शन नहीं था, मतलब इनकी अपनी कोई एक निश्चित विचारधारा विशेष नहीं थी, इनके विचारों का कोई एक केंद्रीय विचारधारा नहीं थी। अब हम सोफिस्टों के महत्वपूर्ण सिद्धांत और राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। यहाँ हम इसको 3 बिंदुओं में लेंगे: मानवतावाद, संशयवादी दृष्टिकोण एवं सत्य की सापेक्षता, और तीसरा है कानून और न्याय संबंधी सिद्धांत। सोफिस्टों के सिद्धांतों की बात करते हैं, इनके राजनीतिक विचारों की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है मानवतावाद। बेटा, मानवतावाद का, मानवतावादी विचारधारा का, क्या मानवतावादी विचारधारा का, फिर से बोल रहा हूँ, मानवतावादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य होता है। कौन होता है बेटा? मनुष्य। तो वास्तव में देखा जाए तो जो ये सोफिस्ट थे, इन सोफिस्टों में वास्तविक रूप में देखा जाए तो मानवतावाद का प्रमुख प्रतिपादक आपको नोट करना है। मानवतावाद का, मानवतावाद किसे कहा जाता है? जिस विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य होता है उसको मानवतावाद कहा जाता है। ये विचारधारा मनुष्य को अपने आप में जो है साध्य मानता है, बाकी सबको साधन मानता है। तो प्रमुख प्रतिपादक गोर्जियास था, नोट करेंगे। मानवतावाद का प्रमुख प्रतिपादक गोर्जियास था। ये गोर्जियास एक सोफिस्ट था, ठीक है बेटा। अब जो ये सोफिस्ट हैं ये मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विषय स्वयं मनुष्य को मानते हैं। मतलब जो ये सोफिस्ट हैं इन्होंने कहा कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विषय यदि कुछ है तो वह स्वयं मनुष्य है। इसलिए मनुष्यों से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये सोफिस्टों ने कहा। फिर से नोट करेंगे, मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विषय स्वयं मनुष्य है, मनुष्य से बढ़कर कोई विषय नहीं है। इसलिए मनुष्यों से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और ये मनुष्य को, व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानता है, बाकी सब कुछ साधन है। इसलिए इसको हम मानवतावाद से संबंधित सिद्धांत की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा है संशयवादी दृष्टिकोण में सत्य की सापेक्षता। बेटा, जो ये सोफिस्ट हैं, इन सोफिस्ट में हम 5 की चर्चा करेंगे। ये जो ये सोफिस्ट हैं इन्होंने अपना जो नज़रिया दिया है, जो दृष्टिकोण दिया है वो संशयवादी दिया है और सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले समझेंगे संशयवादी दृष्टिकोण क्या है। बेटा, संशयवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो सोफिस्ट हैं इन्होंने यूनान की, क्या यूनान के अंतर्गत जो प्राचीन परंपरा थी, प्राचीन जो परंपरा थी, यूनान की जो परंपरा थी, इसका खंडन किया और यह कहा कि भाई यूनान के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ये कानून जो है सार्वदेशिक हैं, सार्वभौमिक हैं। तो सोफिस्टों ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं होता है जो कि सदा सदा के लिए सब जगह लागू किया जा सके, क्योंकि सभी युगों में किसी न किसी रूप में राजा के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, आदेश दिया जाता है, सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो वह उसके स्वार्थों के अनुकूल होता है। अर्थात वास्तविक रूप में समय विशेष पर जिसका अपना स्वार्थ होता है उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही, क्या उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जो यूनान की परंपरागत नैतिकता है, यूनान का जो परंपरागत कानून है, इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। इसके प्रति इन्होंने संदेह व्यक्त किया और इसी आधार पर इन्होंने कहा सत्य की सापेक्षता। मतलब सोफिस्टों ने कहा कि सत्य कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, मतलब सत्य अपने आप में सापेक्ष है। सापेक्ष इसलिए है, इस दुनिया में कोई भी सत्य ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, जो सब देशों, सब कालों, सब परिस्थितियों में लागू किया जा सके। ऐसा कोई सत्य नहीं है। सत्य समय परिस्थिति, क्या समय परिस्थिति के हिसाब से, देश के हिसाब से बदलता रहता है।
सत्य अपने आप में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सत्य कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो कि सब युगों में लागू हो सके, सब देशों में लागू हो सके। इसलिए सोफिस्टों ने सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। इन्होंने सत्य की निरपेक्षता के सिद्धांत का खंडन किया है। जैसा कि यूनानी लोग सत्य की निरपेक्षता का सिद्धांत दे रहे थे, सत्य की निरपेक्षता की बात कर रहे थे, तो इनका इन्होंने अर्थात सोफिस्टों ने खंडन किया। जैसा कि मैंने नोट किया यहाँ प्रोटेगोरस जो कि सबसे महत्वपूर्ण सोफिस्ट है। प्रोटेगोरस कह रहे हैं मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है। ज़रा नोट करें, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून हो, कोई भी परंपरा हो, वो सही तभी हो सकता है जबकि उससे उस समय के मनुष्यों का हित हो रहा हो। अगर किसी कानून से, किसी परंपरा से व्यक्ति का अहित हो रहा है तो ऐसे कानून को, ऐसी परंपरा को नहीं माना जा सकता। ये सोफिस्टों ने कहा है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है, मतलब सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं मनुष्य है। अगर कोई कानून, अगर कोई प्रथा, अगर कोई परंपरा, अगर कोई रीति रिवाज, अगर कोई रूढ़ी जिससे व्यक्ति का अहित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस कानून, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, रूढ़ी को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सोफिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई वास्तव में मनुष्य अपने आप में साध्य है, बाकी सब कुछ साधन है, इसलिए व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, प्रोटेगोरस कह रहे हैं मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है, उन सभी वस्तुओं का जो विद्यमान है तथा जो विद्यमान नहीं है, मतलब जो वस्तु विद्यमान है और विद्यमान नहीं है, उन सभी का मापदंड यदि कोई है तो वह मनुष्य है। तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा, आज की बात करते हैं तो आज के समय में जो कानून, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज हैं, तो उनको हम देखें कि भाई उनसे हमारा हित हो रहा है या अहित हो रहा है। अगर अहित हो रहा है तो उनको ऐसा स्वीकार कर दो आप। आज का मैं उदाहरण दूँ, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, तो क्या इससे समाज का भला होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या इन प्रथाओं को, इन परंपराओं को माने? हम नहीं मानना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड स्वयं है, मतलब सभी कानून, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों का मापदंड यदि कोई है तो मनुष्य है, बस। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा है बेटा कानून और न्याय संबंधी सिद्धांत। बेटा सोफिस्टों ने कानून और न्याय के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। तो वास्तविक रूप में देखें तो सोफिस्ट कह रहे हैं कि राजा करे सो न्याय, पासा पड़े सो दाव। मतलब सोफिस्टों ने कहा है कि राजा करे सो ही न्याय है। अब राजा जो आदेश देगा वो न्याय है, राजा जो कानून बनाएगा वही न्याय है, और पासा पड़े सो दाव, मतलब जिसका पासा पड़े उसका दाव है, जिसका पासा पड़ेगा वही जीतेगा। और राजा जो करे वही न्याय है, राजा जो आदेश दे वही न्याय है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य निर्मित कानूनों का प्रकृति निर्मित नियमों के साथ क्या संबंध है। मतलब सोफिस्ट यहाँ ये बताएंगे कि भी राज्य निर्मित कानून और प्रकृति निर्मित नियमों में क्या संबंध है, इनमें कौन श्रेष्ठ है, राज्य के द्वारा निर्मित कानून या प्रकृति के द्वारा निर्मित कानून या नियम। तो इसमें 5 सोफिस्टों की चर्चा करेंगे हम। नंबर 1, हिप्पियास का मत। हिप्पियास एक महत्वपूर्ण सोफिस्ट है। हिप्पियास ने कानून के 2 प्रकार बताए हैं, ईश्वरीय कानून, मनुष्य निर्मित कानून। ईश्वरीय कानून ऐसे कानून है जो कि देवताओं के द्वारा निर्मित हैं। जैसे कि जब हम आगे बढ़ेंगे और संत टॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे तो संत टॉमस एक्विनास ने भी दैवी कानून की चर्चा की है। एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं, है ना। उनकी चर्चा हमने एक्विनास जब पीछे वैसे मैंने पढ़ा भी दिया है, एक्विनास आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है कि एक्विनास ने, संत टॉमस एक्विनास ने 4 प्रकार कानून बताए। तो ईश्वरीय कानून देवताओं के द्वारा और मनुष्य निर्मित कानून जो कि स्वयं मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य निर्मित कानून ईश्वरीय कानूनों से निम्न कोटि के होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं। एंटीफोन कह रहे हैं। अब एंटीफोन का मत क्या है? एंटीफोन, प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, राज्य नियमों ने इस समानता को असमानता में परिवर्तित किया है। मतलब एंटीफोन का कहना है कि भाई जो प्रकृति द्वारा निर्मित नियम है, प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के नियमों ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें प्रातः सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होने के बाद में क्या सूर्य की जो किरणें होती हैं,
सूर्य के द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है, सूर्य के द्वारा जो एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, क्या सूर्य देवता इसमें भेदभाव करते हैं? क्या चंद्र देवता इसमें कोई भेदभाव करते हैं? कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए बराबर है, कोई बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। तो इसका मतलब एंटीफोन कह रहे हैं कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, राज्य नियमों ने इस समानता को असमानता में परिवर्तित किया है। मतलब राज्य के द्वारा बनाए हुए कानून ने इस समानता को, राज्य के द्वारा बनाए हुए कानूनों ने इस समानता को असमानता में बदल दिया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि राज्य निर्मित कानून प्रकृति के द्वारा निर्मित नियमों से निम्न कोटि के हैं। तीसरा, ग्लूकोन का मत, ग्लूकोन कह सकते हैं इसको। ग्लूकोन का मत है कानून बलवानों की शक्ति से पैदा नहीं हुआ, बल्कि निर्बल व्यक्तियों के साथ अन्याय का प्रतिकार करने की कामना से जन्मा है। मतलब कमज़ोर व्यक्तियों के साथ अन्याय का प्रतिकार करने की कामना से जो है कानून पैदा होते हैं। तो नोट करें, कानून बलवानों की शक्ति से पैदा नहीं हुआ, बल्कि निर्बल व्यक्तियों के साथ अन्याय का प्रतिकार करने की कामना से जन्मा है। कौन कह रहे हैं? ग्लूकोन कह रहे हैं ये बात। तीसरा है कैलिक्लीज। नोट करेंगे, कैलिक्लीज। कैलिक्लीज क्या करें कि कानून और प्रकृति में से प्रकृति बलवती होती है। मतलब वास्तव में यदि देखा जाए तो यहाँ पर सभी सोफिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि प्रकृति जो है बलवती होती है, प्रकृति जो है शक्तिशाली होती है, राज्य द्वारा निर्मित कानून निम्न कोटि के होते हैं। तो कैलिक्लीज का मत है कि कानून और प्रकृति में से प्रकृति बलवती होती है और विषमता प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। क्या? विषमता प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। ये जो है कैलिक्लीज कह रहे हैं यदि व्यक्ति के पास शक्ति है तो प्रकृति के विरुद्ध कानूनों को व्यक्ति अपने पैरों के तले रौंद सकता है। मतलब प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाया जाता है और यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो प्रकृति के विरुद्ध बनाए हुए कानूनों को एक व्यक्ति अपने पैरों के तले रौंद सकता है। ये किसने कही है बेटा ये बात? कैलिक्लीज ने। तो आप नोट करेंगे, कैलिक्लीज कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति के पास शक्ति है तो प्रकृति के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को, पूरा नोट कर लेंगे आप, मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रकृति के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को व्यक्ति अपने पैरों तले रौंद सकता है। किसने कही ये बात? कैलिक्लीज। ठीक है बेटा। अंतिम, थ्रैसिमेकस, ये भी सोफिस्ट हैं, महत्वपूर्ण सोफिस्ट हैं। थ्रैसिमेकस कह रहे हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्यायोचित है। मतलब थ्रैसिमेकस ने कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली संस्था है, सरकार अपने आप में शक्तिशाली होती है, तो शक्तिशाली का हित ही न्यायोचित है। मतलब जो शक्तिशाली के हित में होगा वही न्यायोचित होगा, वही न्याय है। अब भले वो व्यक्ति शक्तिशाली है, संस्था शक्तिशाली है, सरकार तो है ही, तो सरकार के हित में जो होगा वही न्याय है। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो कानून बनाई वही न्याय है। कौन कह रहे हैं ये? थ्रैसिमेकस। तो नोट करेंगे, शक्तिशाली का हित न्यायोचित है। प्रत्येक सरकार अपने स्वार्थों के अनुकूल कानून बनाती है। मतलब थ्रैसिमेकस कह रहे हैं कि प्रत्येक सरकार अपने स्वार्थों के अनुकूल कानून बनाती है और सरकार अपने आप में शक्तिशाली होती है, उसके पास शक्ति होती है, उसके पास सत्ता होती है, इसलिए सरकार का हित ही न्यायोचित है। सरकार जो कानून बनाए वही न्यायोचित है, सरकार जो आदेश दी वही न्यायोचित है। कौन कह रहे हैं ये बात? थ्रैसिमेकस। तो इन 5 सोफिस्टों के माध्यम से आप सोफिस्टों के कानून और न्याय संबंधी विचारों को, सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकते हैं। यह मैंने लेक्चर इसलिए अपलोड किया है जिससे कि आप सोफिस्टों को अच्छे से समझ जाएं और सोफिस्ट राजनीतिक विचारकों को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सुकरात को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, जो कि प्लेटो के गुरु हैं। और सुकरात को जब समझ जाएंगे तो सुकरात के विचारों का जो सिद्धांत हैं, सुकरात के विचारों के जो सिद्धांत हैं, ये वास्तविक रूप में प्लेटो के विचारों का आधार बना। मतलब प्लेटो के विचारों का, प्लेटो के राजनीतिक विचारों का जो आधार बना है वो सुकरात के विचार बने हैं। इसलिए जब आप सोफिस्ट को समझ जाएंगे तो सुकरात को भी अच्छे से समझ जाएंगे। हम ये भी बताएंगे क्या सुकरात एक सोफिस्ट थे, इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड करेंगे। और सुकरात को समझ जाएंगे तो फिर प्लेटो को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। प्लेटो को समझ जाएंगे, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं, तो इसके बाद में प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है, तो अरस्तु को समझ जाएंगे। और प्लेटो अरस्तु को समझ जाएंगे
मेरे दृष्टिकोण से तो मैं कहूँगा इस दुनिया में वाद केवल दो ही है, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। जो आदर्श की बात करता है, जो कल्पना की बात करता है, जो स्वप्न की बात करता है, जो आदर्श लोक की बात करता है, जो स्वप्न लोक की बात करता है, जो आदर्श समाज की बात करता है, वो प्लेटो का अनुयायी है, प्लेटो का अनुकरण करने वाला है। जो यथार्थ की बात करता है, तथ्य की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, क्या वास्तविकता की बात करता है, वो अरस्तु का अनुयायी है। मैं कह सकता हूँ कि प्लेटो मूल्यों की बात करता है, अरस्तु तथ्यों की बात करता है। अगर राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम के विभाजन की बात करें तो मैं 3 बिंदु बनाऊंगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो कि केवल मूल्यों की बात करता है, इसका मतलब प्लेटोवाद। व्यवहारवाद आता है, व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है, इसका मतलब केवल अरस्तु। इसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद तथ्य मूल्य दोनों की बात करता है, इसका मतलब प्लेटो और अरस्तु का समन्वय। बस, अब इसके अलावा है ही क्या राजनीति विज्ञान में। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बेटा आप पूरा पॉलिटिकल थ्योरी बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास को इतनी गंभीरता से समझाऊंगा कि आप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों को भी अच्छे समझ जाएंगे, तुलनात्मक राजनीति को भी अच्छे समझ जाएंगे। हालांकि मैंने राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तुलनात्मक राजनीति मैंने लगभग पूरी कर दी है, लोक प्रशासन मैंने लगभग समझा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी लगभग समझा दी है। कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, जैसे अनुसंधान प्रविधि है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये थोड़ा बचा हुआ है। बाकी मैंने भारतीय राजनीतिक विचारकों के ऊपर भी लगभग 130 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर। मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर मुझे विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।